Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 12th, and as all of you know that we are dealing with dual nature of matter, that's photoelectric effect. And our today's topic is Einstein's photoelectric equation. On the basis of Planck's quantum theory of radiation, जो मैंने आपको अभी बताया पिछले लेक्चर में बताया था कि जो क्वांटम थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय प्लैंक, उसने कहा था कि जो ये रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो लाइट है, इट इज मेड अप ऑफ photons, ठीक है, and each photon has an energy of E is equal to h nu. तो इस एनर्जी को उसने बोला था, इसने तो बोला था कि जो लाइट है इट इज मेड ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड वन क्वांटम ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू E is equal to h nu. तो उसके बेस पर जो आइंस्टाइन है, in 1905 he explained the various laws of photoelectric emission. इसी पे उसने जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज है, जो चार लॉज हमने पढ़े हैं, उसको एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ Planck's quantum theory, on the basis of Planck's quantum theory. According to Planck's quantum theory, light radiation consists of tiny packets of energy called quanta. जो लाइट है इट इज मेड ऑफ टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो उसको नाम रखा क्वांटा, एंड वन क्वांटम ऑफ एनर्जी इज वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड ए फोटॉन. तो जो एक क्वांटम ऑफ एनर्जी है उसका नाम उसने रखा फोटॉन, which travels with the speed of light. वो जो फोटॉन है इट स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड होती है 3 to 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. The energy of photon is given by E is equal to h nu. This is Planck's quantum theory, where h is Planck's constant and its value is 6.62 into 10 raised to minus 34 joule. ठीक है. And nu is the frequency of incident radiation. Einstein assumed that one photoelectron will eject one electron from the metal surface if one photon of suitable radiation falls on it. ठीक है. आइंस्टाइन ने क्या बोला है, उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल सरफेस से अगर एक फोटोन उस पर पड़ेगा. One photoelectron will be ejected from the surface of metal surface if one photon of suitable radiation falls on it. यानी एक फोटोन मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है. उसने ये एज्यूम किया, दिस वाज हिज एजम्पशन, उसने एज्यूम किया, उसने मान लिया कि एक फोटोन जो है वो मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा. दो फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और तीन फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे. This was his assumption. ठीक है. Now let us consider a photon of light of frequency nu. ठीक है, हम एक फोटोन लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी nu है. It is incident on a photosensitive metal surface. तो इसको हम डालेंगे किस पे, photosensitive metal surface पे. एक मेटल सरफेस पे डालेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है वहां से. अब हमें पता है द एनर्जी E इज इक्वल टू h nu ऑफ द फोटोन इज यूज्ड फॉर टू पर्पसेस. जो हमारे पास एनर्जी है, फॉर एग्जांपल अभी E हमारे पास 10 जूल है, ये 10 जूल हम दो मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, दो पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे. नंबर वन, इसका आधा हिस्सा हम यूज करेंगे. अ पार्ट ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू h nu ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. ठीक है. ये काम है कि इसको निकालना है, किसको, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से जुदा करना है. उसको थोड़ी एनर्जी उसके लिए लगेगी. जब जुदा किया फिर क्या हो जाएगा, सो वो एनर्जी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन W नॉट ऑफ द मेटल सरफेस. वो जो हमने अभी आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा कि अगर उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. इसी तरह से ये थ्रेशोल्ड एनर्जी भी, वर्क फंक्शन को आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो, कम से कम एनर्जी जो जिससे हम इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालें, ये तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन भी. अब वर्क फंक्शन आप याद रखना, इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जितनी चाहिए हमें. ठीक है, मगर इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट मेटल्स.
किसी मेटल का वर्क फंक्शन एक होगा तो कुछ का दूसरा होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कॉपर का मेटल सरफेस है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम आपको 10 जूल की एनर्जी चाहिए, तो जो दूसरा सरफेस हो, दूसरा मेटल सरफेस को उसको 10 से ज्यादा चाहिए या 10 से कम चाहिए, तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। अब वर्क फंक्शन क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। कम से कम जितनी एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए, उस एनर्जी को बोलते हैं क्या? उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो आधा हिस्सा फॉर अगर आपके पास जो कोटा है, कोटा की टोटल एनर्जी 10 जूल है, 10 में से आपको 7 जूल लगे या 8 जूल लगे या 5 जूल लगे, 7 जूल लगे आपको किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। जो 7 जूल है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब जो 3 जूल रह गए बाकी, द रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी यूज्ड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन एज अ काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी एनर्जी की वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन चलेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड की तरफ चलेगा। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है ऊपर। ठीक है, सो दैट इज गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर। सो अब जो टोटल एनर्जी हमारे पास थी E इक्वल एच जो हमारे पास था, that will be used for two purposes. That is, one is as used to liberate the photoelectron from the metal surface, that is equal to work function of the metal surface. ठीक है, so E will be equal to W naught, आधा हो गया ये जो मैंने 7 जूल बोला था, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से समझाऊंगा। ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये बंद था किसमें? मेटल सरफेस में। अब आपने यहाँ से लाइट डाल दिया, इसको फोटॉन है, दिस इज फोटॉन, जो आपने यहाँ से फोटॉन डाला है। ठीक है, ये फोटॉन है। अब ये फोटॉन जो है इसको थोड़ा बाहर निकालेंगे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक निकालना है, इसको बाहर, तो यहाँ पे रख पहुंचाने के लिए इसको जो एनर्जी लगेगी दैट इज W नॉट। ठीक है, दैट इज W नॉट। अब ये मेटल सरफेस से बाहर निकला है, तो अब ये चलेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, जो फोटॉन की टोटल एनर्जी थी इसकी, वो थी E। This energy was E, और E किसके बराबर होता है? H न्यू, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, E is equal to H न्यू। So part of this energy is used to liberate an electron from the metal surface। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने देखा है आपको W नॉट। ठीक है, W नॉट वर्क फंक्शन भी बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो जो बाकी एनर्जी बचेगी that will be imparted as kinetic energy to the photo electron। ठीक है, that is equal to 1/2 mv square। So E is equal to W naught plus KE, और E का वैल्यू है H न्यू इज इक्वल टू W naught plus 1/2 mv square। This implies 1/2 mv square is equal to H न्यू minus न्यू naught। This equation, या आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, KE is equal to, किसी बुक में आपको ये मिलेगा KE is equal to, ठीक है, this H2 minus न्यू W naught। Equation first, this equation is called Einstein's photoelectric equation। ठीक है, the minimum energy required to eject an electron from a metal surface is called work function or threshold energy, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, of the metal। if nu naught is the threshold frequency, जो मैंने आपको पढ़ाया था frequency में, if nu naught is the threshold frequency of the incident photon, then W naught will be equal to H nu naught। W naught ये वर्क फंक्शन तो इसको बोलते हैं, लेकिन हमें पता है वर्क एंड एनर्जी आर इंटररिलेटेड। जो वर्क होता है वही एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वही वर्क होता है। तो वर्क फंक्शन W naught जो है दैट विल बी इक्वल टू, जिस तरह भी फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया, E इज इक्वल टू H न्यू। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। अगर E जो है E के बदले मैंने लिखा वर्क फंक्शन भी एनर्जी है, H के बदले H ही लिखा, और न्यू नॉट के बदले न्यू नॉट मैंने लिखा। ठीक है, therefore equation first becomes, अब W naught का आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो इक्वेशन फर्स्ट है 1/2 mv स्क्वायर के बदले मैंने वही लिखा है, और H न्यू के बदले मैंने H न्यू ही लिखा है, और W naught के बदले आप क्या लिखो? H न्यू नॉट। ठीक है,
अब एच यहाँ से कॉमन निकालेंगे, सो के ई विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, मैंने और भी बोला को ये काइनेटिक एनर्जी है, कौन 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। अब हमें पता है द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दैट इज c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये याद रखना फार्मूला है। वेलोसिटी जो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू, मैंने न्यू लिखा, वेव लेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, वो मैंने लैम्डा लिखा है। अब यहाँ पे वेलोसिटी लाइट की है, फोटॉन की है, तो वेलोसिटी ऑफ फोटॉन और वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय c, इसलिए मैंने यहाँ पे c लिखा है। तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन जो ऊपर मैंने लिखे के ई विल बी इक्वल टू एच, अब न्यू जो है, न्यू के बदले क्या लिखेंगे, सी बाई लेमडा, और न्यू नॉट के बदले लिखेंगे सी बाई लेमडा नॉट, वही मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे न्यू था, तो न्यू के बदले मैंने लिखा है सी बाई लेमडा, और न्यू नॉट के बदले मैंने लिखा सी बाई लेमडा नॉट। अब सी को मैंने बाहर निकाला, ये एच सी बन जाएगा, ठीक है, अंदर आ जाएगा 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, दिस इज डिनोटेड बाय इक्वेशन 3, where lambda and lambda naught are wavelengths corresponding to nu and nu naught respectively. Now, if V naught is the stopping potential, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, of the anode, then even the fastest moving photoelectrons are unable to reach the anode. अगर stopping potential है, जब stopping potential है, उस वक्त जो fastest moving electron वो भी रुक जाते हैं, उनको भी ये stop करता है, उनको भी क्या कहते हैं, एनोड की तरफ आने नहीं देता है, ये रिपेल करता है उनको, ठीक है। हमें पता है, अगर आप खुद भी देखोगे, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो उनको रिपेल करता है, वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ, जब हम एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, तो वो एनोड की तरफ नहीं आते हैं, ठीक है। वो क्या, उसको क्या हो जाता है उस वक्त, वो उसको रिपेल करता है। अगर कितनी भी स्पीड हो, उसको भी रोक सकते हैं, कब से टॉपिक पोटेंशियल पे, थोड़ा बहुत, जब मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे, फॉर एग्जांपल, अगर हम एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल -1 करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो चलते हैं, लेकिन उनकी स्पीड कम हो जाती है। फिर अगर -2 करेंगे, तो फिर भी चलते हैं, तो लेकिन स्पीड और कम हो जाती है। एक वक्त आ जाता है जब उनकी स्पीड 0 हो जाती है, तो वो रुक जाते हैं एक नेगेटिव पोटेंशियल, तो उसी को नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इफ वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द एनोड, देन इवन द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अनएबल टू रीच द एनोड, वो नहीं पहुंच पाते एनोड के पास, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिपेल करता है, ठीक है। They will reach the anode if the work done by the stopping potential V naught is equal to kinetic energy of the moving electron. अब कम से कम जो है, जो stopping potential ने यहाँ पीछे से फोर्स लगाया है, वर्क डन बाय दिस stopping potential, वो और kinetic energy कम से कम बराबर होंगे, तब तो वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच पाएंगे वहां पे, ठीक है। अगर ज्यादा हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वो फिर आने ही नहीं देगा, अगर कम हो गया तो ये फिर जाएगी वहां पे। लेकिन कम से कम हमें चाहिए कि जो उनका जो वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दैट मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब वर्क जो है, वर्क डन, हमें पता है वर्क के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, हमें पता है जो V है पोटेंशियल, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, V इज इक्वल टू W बाई Q, ये फार्मूला है, W बाई Q, ठीक है। अब V के बदले आप V नॉट लिखिए, और Q के बदले चार्ज, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो जब V के बदले आप लिखोगे V नॉट, ठीक है, इसके बदले E लिखोगे चार्ज के बदले, तो फिर E को आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए, E V नॉट विल बी इक्वल टू W, जो मैंने लिखा है, इस W के बदले फिर मैंने लिखा है E V नॉट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला में ऊपर निकले H न्यू माइनस न्यू नॉट और V, ठीक है। So if EV naught will be equal to HC 1 by lambda minus 1 by lambda naught. This is equation 5. ठीक है। Equation 3, 4 and 5 are other forms of Einstein's photoelectric equation. ठीक है। Actually Einstein की जो basic photoelectric equation that is K is equal to H nu minus nu naught. ठीक है। फिर हमने तीसरी इक्वेशन लिखी है, कौन सी, K is equal to HC 1 lambda by 1 by lambda minus 1 by lambda नॉट। तो एक और इक्वेशन फिर हमने लिखी, E V नॉट इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट, और E V नॉट इज इक्वल टू, जो ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी, उसके दो इक्वेशन, वही दो इक्वेशन मैंने नीचे भी लिखे रिलेटेड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये चार इक्वेशन जो है, इक्वेशन
2 3 4 एंड 5, ठीक है, दे आर 3 4 एंड 5 जो है दे आर अदर फॉर्म्स ऑफ आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम करेंगे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो चार लॉज हमने पढ़े हैं, वी विल एक्सप्लेन देम ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। According to Einstein's photoelectric equation, kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square is equal to h nu minus nu naught, ठीक है, हमें पता है kinetic energy of photoelectric that is equal to h nu minus nu naught. This equation of Einstein can be used to detect laws of photoelectric effect, ठीक है। अब देखिए इससे हम जो लॉज हैं उनको कैसे डिड्यूस करते हैं, किसे, आइंस्टाइन की इक्वेशन से। फर्स्ट लॉ क्या आपको पता है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, दैट इज द फर्स्ट लॉ। अब हम यहाँ से करेंगे एक्सप्लेन कि वो सच है वो लॉ और झूठ है, ठीक है, दैट लॉ इज ट्रू और नॉट, इट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फर्स्ट लॉ क्या है वो याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा। अब हमें पता है इंटेंसिटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स, जितने फोटॉन्स ज्यादा होंगे उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिंस वन फोटॉन इजेक्ट्स वन फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज द एजम्पशन ऑफ दिस आइंस्टाइन ने बोला कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है फ्रॉम मेटल सरफेस, देयरफॉर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ photons falling on the metal surface, जितने photons metal surface पे पड़ेंगे उतने photo electrons निकलेंगे, ठीक है, जितने photons per second, number of photons falling per second on the metal surface, ठीक है, will eject the number of photo electrons per second, जो number of photo electrons emitted per second, जितने एक second में photo electrons निकलेंगे will depend upon the number of photons falling per second on the metal surface, जितने फोटॉन मेटल सरफेस पे पड़ेंगे उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। which in turn depends upon the intensity of the incident light, हमें पता है जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करे, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज्यादा होंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट 10 है तो वह उस वक्त फोटो इलेक्ट्रॉन्स 10 थे, अगर अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट 20 है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी 20, सो नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट। तो अब ये हो गया सीधी सीधी बात होगी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड is proportional to number of photons falling on the metal surface, and number of photons falling on the metal surface is proportional to intensity of the incident radiation. So अब photo electrons emitted is proportional to number of photons is proportional to intensity, इसका मतलब होगा जो पहला वाला है number of photo electrons that is proportional to intensity of incident light. If the intensity of light is increased, the number of photons falling on the metal surface increases, and therefore the photoelectric current increases. That is, the number of photoelectrons emitted is directly proportional to the intensity of incident radiation. ठीक है, this explains first law of photoelectric effect. Law based on this intensity of incident radiation. ठीक है, law regarding intensity of incident radiation. अब दूसरी लॉ जो है वो क्या बोलता है, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एट ऑल। कब, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होगी किसे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, सपोज जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो अब हम प्रूव करेंगे कि कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। दिस इंप्लाइज न्यू माइनस न्यू नॉट इज लेस देन जीरो। अब न्यू नॉट को मैंने लेफ्ट साइड में लिया है, इससे वो निकला हमें न्यू नॉट बाय न्यू माइनस न्यू नॉट इज लेस देन जीरो। अगर h लगाएंगे दोनों साइड से h से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इंप्लाइज h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू इज लेस देन जीरो, जीरो इंटू h विल बी जीरो, ठीक है। अब h न्यू माइनस न्यू नॉट
कब 0 से कम होगा, जब वो नेगेटिव होगा। इट मींस h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव, इज नेगेटिव। ठीक है, कोई चीज जब 0 से कम होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा मैंने h न्यू माइनस न्यू नॉट इज लेस देन 0, इसका मतलब हो गया h न्यू माइनस न्यू नॉट इज नेगेटिव। 0 से कम कोई जो चीज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। देयरफॉर हमें पता है फार्मूला आइंस्टाइन जो इक्वेशन है, दैट इज के ई इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। जब h न्यू माइनस न्यू नॉट नेगेटिव है, देयरफॉर के ई विल बी नेगेटिव आल्सो, काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव होगी। लेकिन आज तक हमने नहीं सुना है कि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है। आप कोई एग्जांपल दे सकते हो कि जिसकी आप बोलोगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है? कोई भी चीज नहीं होगा, जो भी गाड़ी चलती है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, 0 हो सकते हैं जब वो रेस्ट में होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 बट इट कैन बी पॉजिटिव, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें निकला कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव, इट्स नॉट पॉसिबल। 0 अगर 0 एनर्जी होगा वो फोटॉन्स भी नहीं चलेंगे। ठीक है, जब नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो तो बात ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ जाएंगे। ठीक है, therefore the kinetic energy of the emitted photoelectrons is negative, which is not possible. Thus no photoelectric emission is possible if mu is less than mu naught। तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी। दैट इज द फ्रीक्वेंसी mu of incident radiation is less than the threshold frequency mu naught of the metal surface। This explains second law regarding threshold frequency। जो दूसरी लॉ थी रिगार्डिंग, फर्स्ट हमारे पास तीन लॉ है। ठीक है, फर्स्ट लॉ इज रिगार्डिंग इंटेंसिटी, द सेकंड लॉ इज रिगार्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द थर्ड लॉ इज रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड द फोर्थ लॉ इज रिगार्डिंग इंस्टेंटेनिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो तो अब हम तीसरी पढ़ेंगे, दो तो आपको हम समझ में आ गए होंगे। Now from Einstein's photoelectric equation, kinetic energy is equal to h nu minus nu naught। अब अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, इफ न्यू इज वेरी वेरी लार्ज देन न्यू नॉट, अगर इंसिडेंटल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है किसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो तब हमें पता है तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, सो इफ न्यू इज वेरी वेरी लार्ज देन न्यू नॉट कैन बी नेग्लेक्टेड, therefore ke will be equal to h न्यू। जब न्यू नॉट नेग्लेक्ट किया, जीरो कर दिया, तो के किसके बराबर निकलेगा, h न्यू के बराबर। इसका मतलब होगा के इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, h कांस्टेंट है इसलिए के इज proportional to nu, क्योंकि h कांस्टेंट है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। दिस मींस दैट द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक ही चीज है, वेवलेंथ इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करना है काइनेटिक एनर्जी फिर ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, एंड not on the intensity of the incident light। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मैंने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, याद रखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है आपको कि द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज भी करेंगे, ओनली द, फॉर एग्जांपल आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट 10 थी, उसका मतलब अब उस वक्त 10 फोटॉन्स पड़ते थे किस पे, मेटल सरफेस पे। अब आपने इंटेंसिटी 20 कर दी, इसका मतलब हो गया 20 फोटॉन्स पड़ गए किस पे, मेटल सरफेस पे। तो इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज, ओनली द नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इंक्रीज, तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, लेकिन हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी सेम। ठीक है, वो सेम होगी, इंटेंसिटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो करंट है वो तो वही रहेगा, करंट विल बी सेम, बट जो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इंक्रीज। दिस एक्सप्लेन्स थर्ड लॉ रिगार्डिंग this frequency of photo electrons। Now the fourth law जो मैंने आपको भी बताया, इंस्टेंटेनिटी जिसको बोलते हैं हम,
The photoelectric effect is conceived as elastic collision between the photon and an electron inside the matter. यहाँ पे हमने ये मानना है कि ये कोलिजन होता है, जिस तरह एक कार ट्रक के साथ टकराते हैं, इसी तरह कार मान लीजिए आप फोटोन है, ट्रक मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या ट्रक मान लीजिए आप फोटोन है, कार को आप इलेक्ट्रॉन मानना है, तो उनके बीच में कोलिजन होगा। क्या होगा? कोलिजन। अब फोटोन आ गया वहां से, ये सीधा टकराया किसके साथ? मेटल में इलेक्ट्रॉन के साथ, उसने उसको टक्कर मार दी। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो फोटोन की एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और वो वहां से बाहर निकलेगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन, the absorption of energy of the photon by an electron is a single event. ये single event है which involves transfer of energy at without any time lag. तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है ना, उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता, यानी अभी आप जब देखोगे देयर इज नेग्लिजिबल टाइम लेगा 3 to 10⁻⁹ सेकंड। जो ही फोटोन किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, तो वो उसको ट्रांसफर अपनी एनर्जी करता है, तो वो वहां से निकलता है। उस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करने में कितना टाइम लगता है? 3 × 10⁻⁹ सेकंड, विच इज अ नेग्लिजिबल टाइम। ठीक है, between the incidence of photon and the emission of electron from the matter. Thus, photoelectric effect is a spontaneous and instantaneous process, which explains fourth law regarding spontaneity of photoelectric effect. Thank you for watching. See you inshallah in the next